हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन रिवीजन सीरीज में। ठीक है, तो आज के रिवीजन सीरीज में मैंने सब टॉपिक लिया है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। एंड स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके सिलेबस में 2020 में आपके चैप्टर 5 दैट इज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में इंक्लूड किया गया है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक राम मनोहर लोहिया and socialism. Ram Manohar Lohia was a socialist leader and thinker. ठीक है, and he was also a freedom fighter. And the most important thing is that he was also among the founder of the Congress Socialist Party. Okay, and this Congress Socialist Party was actually formed within the Congress in 1934. By whom? By a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress. Okay, but later this party went through many split and Lohia became the leader of the Samyukta Socialist Party. ठीक है, बाद में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें बहुत सारे जो स्प्लिट होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है और उसी में से एक है आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और बाद में राम मनोहर लोहिया जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वे लोकसभा के मेंबर थे 1963 से लेकर 1967 तक। ठीक है, अब उनको किस लिए एक्चुअली जाना जाता है? सो ही इज बेस्ट नोन फॉर शार्प अटैक ऑन नेहरू को उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया और इसके अलावा ही इज ऑल्सो बेस्ट नोन फॉर हिज स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन के लिए भी डिमांड किया था, सपोर्ट किया था, लेकिन वो इंग्लिश के अगेंस्ट में थे। ठीक है, नाउ अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। अब ये नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है राम मनोहर लोहिया जी का? तो नॉन कांग्रेसिज्म कॉन्सेप्ट एक्चुअली आता है आपका 4th जनरल इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है, अब ये 4th जनरल इलेक्शन एक्चुअली कब हुआ था? 4th जनरल इलेक्शन 1967 में हुआ। ठीक है, एंड इन 1967 के टाइम पे हमारे कंट्री ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया एंड सो मेनी चेंजेस ऑकर्ड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग दिस 4th जनरल इलेक्शन। सो अमंग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट दैट 2 प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन। हमारे देश के 2 प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ही जल्दी 2 सालों के भीतर दोनों की डेथ हो गई। पहले जवाहरलाल नेहरू जी का 1964 में, उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनती है? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब उन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने में सिंडिकेट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दैट आल्सो फेस्ड आवर कंट्री दैट इज फेलियर ऑफ मॉनसून, इकोनॉमिक क्राइसिस, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इसके अलावा सीरियस फूड शॉर्टेजेस। ठीक है, इतने सारे चैलेंजेस थे और जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी बनी थी, सी वाज एन इनएक्सपीरियंस वन। ठीक है, सी हैज नो पॉलिटिकल वॉइस, उनको इतनी ज्यादा राजनीति की नॉलेज नहीं थी जितने कि हमारे जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी और उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्हें पॉलिटिक्स का जितना नॉलेज था। ठीक है, इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम सामने आया क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी जी बनती है 1966 में, उसके बाद ठीक 1967 में उनको कांग्रेस पार्टी को लीड करना था 4th जनरल इलेक्शन के टाइम पे एंड ऑलरेडी उस समय हमारे कंट्री पे इतने सारे चैलेंजेस थे। इकोनॉमिक क्राइसिस तो थी, क्यों थी? क्योंकि ऑलरेडी कंट्री ने 1962 में चाइना के साथ वॉर फेस किया, इसके बाद में 1965 में पाकिस्तान ने भी अटैक किया। ठीक है, इन सब की वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डाउन हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ इस समय डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी, हमारे पैसे का वैल्यू भी कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू डॉलर। 5 रुपए से ये 7 रुपीज में आ जाता है एंड इट लेड टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एज वेल। ऑब्वियसली जब मूल्य वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन होगा, तो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इन सबको लेकर पूरे देश में क्या होता है? बंद होते हैं, हड़ताल होते हैं। ठीक है,
लोग इस सिचुएशन को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि ये जो है ना, दीज ऑल बंस, हड़ताल, ये सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रादर देन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। लोग क्यों बंद कर रहे हैं, लोग क्यों हड़ताल बुला रहे हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रहा था और वो गवर्नमेंट तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है नहीं भाई, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पूरा डिटेरियोरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टीज इन सिचुएशन का फायदा नहीं उठाएंगी? ऑब्वियसली उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 1952 में भी कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन, 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शन में भी डोमिनेशन, 1962 में आपका जब 1962 में जब थर्ड जनरल इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन है। तो अब जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे ये अब मौका खोज रहे थे कि कैसे जो है ये पावर में आए। तो अपोजिशन पार्टीज ने भी इन मौके का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया। सो नाउ द अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फोर्थ जनरल इलेक्शन इन 1967। Now parties opposed to the Congress, तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने ये सोचा कि अगर वो सेपरेट होकर, अगर अलग अलग होकर अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, फोर्थ जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो उनका वोट भी डिवीजन हो जाएगा, और अगर उनका वोट डिवाइड हो गया तो कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा द पार्टीज दैट वर इंटायरली डिफरेंट, यानी उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, उनका जो काम करने का तरीका ये अलग था, बट स्टिल दे एक्चुअली वांट व्हाट, उन सबका लेकिन एक कॉमन प्रोग्राम था कि कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से रोकना, ठीक है। सो द पार्टीज दैट वर इंटायरली डिफरेंट and disparate in their programs and ideologies got together to form anti-Congress front। तो इन सब ने मिलकर एंटी कांग्रेस फ्रंट बना लिया, ठीक है। कहा? इन सम स्टेट्स एंड एंटर इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग सीट्स इन अदर्स। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई चलिए हम एक साथ हो जाते हैं, अब जो जीतेगा हम लोग सारे लोग मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। अब उनके दिमाग में और एक चीज चल रहा था कि भाई ये जो इंदिरा गांधी जी जो है, जो इनएक्सपीरियंस है, ठीक है, इसके साथ साथ इस समय कांग्रेस पार्टी में भी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्यों चल रहा है? प्रॉब्लम इसलिए चल रहा था क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी जब नेहरू जी के डेथ के बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, तब कांग्रेस पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब उनके डेथ के बाद में प्राइम मिनिस्टरशिप किससे दिया जाए तब प्रॉब्लम आई। तो एक पार्ट जो है वो आपका मोरारजी देसाई की तरफ चला गया, तो कुछ लोग जो है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी को कौन प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे? इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सिंडिकेट ग्रुप का बहुत ही बड़ा योगदान है। नाउ हु वर दी सिंडिकेट ग्रुप्स? तो सिंडिकेट मींस द पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो सारे जो पावरफुल लीडर्स है, उन्होंने क्या सोचा कि भाई चलिए इंदिरा गांधी को हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ये तो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो चाहते थे कि ये पपेट रोलर के रूप में इनसे काम कराएंगे। तो अब जो एंटी कांग्रेस फ्रंट बन रहा था, उनके दिमाग में भी यही चल रहा था कि भाई अभी अभी तो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी है और उनके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है नहीं और वो इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते, तो चलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, इस अपॉर्चुनिटी का क्यों ना फायदा उठाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु वर अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी, वो सारे यूनाइटेड हो गए और वो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में थे, उन लोगों ने एंटी कांग्रेस फ्रंट बना लिया। सो द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने इस स्ट्रैटेजी को, जहां पर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थे वो सारे यूनाइटेड हो गए, अब इसी सिचुएशन को, इसी स्ट्रैटेजी को राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा? राम मनोहर लोहिया जी ने इस स्ट्रैटेजी का नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्गुमेंट गिवन बाय लोहिया इन सपोर्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। अब उन्होंने अपने आर्गुमेंट भी दिए कि अब इस सिचुएशन को वो नॉन कांग्रेसिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो कांग्रेस का रूल अब है ये अनडेमोक्रेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बंद और हड़ताल हो रही है, जो सिचुएशन जो हमारे देश का खराब हो गया, फूड क्राइसिस चल रहा है, शॉर्टेजेस चल रही है फूड्स का, डिवैल्यूएशन हो गया इंडियन रुपीस का,
ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट को जनता को बताना प्रॉब्लम्स को और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना। बल्कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट ने देखा ये बंधन हड़ताल तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अब इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको सप्रेस करना शुरू किया। तो अब इसलिए लोहिया ने कहा कि भाई ये कांग्रेस रूल तो अब अनडेमोक्रेटिक हो गई है, क्योंकि ये जनता के प्रॉब्लम्स को समझने के बदले इसे नेगेटिव रूप में देख रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ही also said that it opposed to the interest of ordinary poor people. So whatever the policies or whatever the policy programs are now designing by the government, that is totally against the interest of the ordinary poor people. So therefore the coming together of the non-Congress party was necessary. इसलिए उन्होंने कहा कि जब भाई गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं सोच रही है, तो जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी इन सबका एक साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि उनका वोट का शेयर जो है वो डिवाइड ना हो जाए, बल्कि एक साथ होकर वो कांग्रेस पार्टी को हरा दे। ठीक है, so therefore the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people. So this is about the non-Congressism. Okay. Now, the concept of democratic socialism. So, Ram Manohar Lohia has been one of the main proponent of socialism in India. Already मैंने आपको बताया, he was a socialist leader. Okay, he championed the idea of democratic socialism. Okay, actually this democratic socialism was the ideology of the Congress Socialist Party that was formed in 1934 within the Congress Party. Okay. तो इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट किया इन्होंने, while associating his socialism with democracy, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यहां स्टेट कंट्रोल सिस्टम होगा, साथ ही साथ डेमोक्रेसी भी होगी। ठीक है, सो लोहिया के हिसाब से कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इरेलीवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। ठीक है, उनका कहना था कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही क्या है? इक्वली इरेलीवेंट है इंडियन सोसाइटी के लिए। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इट हैज ट्विन ऑब्जेक्टिव और टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नंबर वन दैट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्जेक्टिव्स, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, एक नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। अब ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, सभी को खाना मिले, सभी को घर मिले, और इन सबके लिए क्या होना चाहिए? लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, लोगों के पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जिस समय ये कॉन्सेप्ट डील कर रही है 1967 लोहिया जी का, और या फिर जितने भी नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज थे, उन सभी का कहना है कि कांग्रेस रूल जो है अब क्या हो चुकी है? अनडेमोक्रेटिक हो चुकी है। ठीक है, now another concept given by Ram Manohar Lohia, that is चौबुर्जा राजनीति। ठीक है, तो अभी हमने कितने कॉन्सेप्ट देखे? ऑलरेडी हमने देखा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, नॉन कांग्रेसिज्म पर ऑलरेडी सीबीएसई ने पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन बनाया है, तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे पढ़िएगा। इसके बाद हमने देखा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय राम मनोहर लोहिया, एंड व्हाट इज दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? Okay, now Chauburja Rajniti. So what is this Chauburja Rajniti? So Lohia advocated Chauburja Rajniti in which he opines four pillars of politics. Chauburja मतलब क्या है? That deals with four. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फोर पिलर्स है, there are four pillars of politics. So what are those four pillars of politics? As well as socialism, यानी कि पॉलिटिक्स और सोशलिज्म दोनों के ही फोर पिलर्स हैं, और ये जो चारों पिलर्स है, फोर पिलर्स, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। नंबर वन व्हाट? दैट इज द सेंटर, सेकंड रीजन, थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट, एंड द फोर्थ वन दैट इज विलेज। जैसे कि सेंटर यानी कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एट द एपेक्स, उसके बाद आपका रीजनल लेवल गवर्नमेंट या फिर हम कहेंगे स्टेट, उसके बाद आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि द सेंटर इज डिवाइडेड इनटू द रीजन, and then region that is divided into district, and then district is divided into villages, and all these four are actually the four concepts are the four pillars of politics. Okay,
और ये सभी एक दूसरे से लिंक है। एंड कंसीडरिंग एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है कि सकारात्मक एक्शन, यानी हमको कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, अगर हमको डेमोक्रेसी को सेटअप करना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लाना है, तो हमें एफर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत है। So Lohia argued that the policy of affirmative action should not only be for the downtrodden, यानी कि ये केवल गरीबों के लिए नहीं होनी चाहिए, बट ऑल्सो फॉर द वुमेन एंड द नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज तो है, लेकिन इसके अलावा नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज भी तो है, तो उनको भी हमें जो है रिजर्वेशन देनी चाहिए। वुमेन के लिए भी हमें सोचना है, और डाउन ट्रोडन सेक्शंस के लिए तो ऑलरेडी हम सोच रहे हैं। जब हम इन सभी के लिए सोचेंगे तभी जो है डेमोक्रेसी सही मायने में इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी होगी, इक्वालिटी पर बेस्ड डेमोक्रेसी होगी, सोशलिज्म पर बेस्ड डेमोक्रेसी होगी, और सभी का उसमें पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चौबुर्जा राजनीति। ओके, एंड दिस चौबुर्जा राजनीति में आपको 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशलिज्म याद रखना है। एंड हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ चौबुर्जा राजनीति? दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया। ओके, now the next one, that is party of socialism. So what is this party of socialism? So based on the premise of democratic socialism and Chauburja Rajniti, Lohia supported a party of socialism as an attempt of merging all political parties. तो अभी हमने देखा था ना कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो नॉन कांग्रेसिज्म में हमने क्या देखा कि जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, दोज हु आर अपोजिंग कांग्रेस पार्टी, वो लोग यूनाइटेड हो रहे हैं। और क्यों यूनाइटेड हो रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो सेपरेटली अलग अलग करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को हराना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनका वोट डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि हम एक साथ मार्च कर जाए, हम एक साथ यूनाइटेड हो जाए, भले हमारी आइडियोलॉजी जो भी हो। ठीक है, तो यहां पर जो राम मनोहर लोहिया जी ने भी यही कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज पार्टी ऑफ सोशलिज्म। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड चौबुर्जा राजनीति, कि अगर हमें इसे लेकर आना है, इसे अगर कंप्लीट सेटअप करना है, तो हमें पार्टी ऑफ सोशलिज्म को सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस वी हैव टू मर्ज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर। ओके, Now, there are 3 symbols of party of socialism. अब पार्टी ऑफ सोशलिज्म के 3 सिंबल है। क्या क्या है? नंबर 1 स्पेड, वोट एंड प्रिजन। What is this spade? अब उन्होंने स्पेड को सोशलिज्म का सिंबल के रूप में क्यों लिया है? So what is this spade? स्पेड का मतलब है प्रिपेयर टू मेक एफर्ट, यानी कि आपके टूल्स रेडी होने चाहिए। स्पेड मीन्स दैट इज टूल्स, यानी कि जो एफर्ट आप करने हैं उसके टूल्स आपके, प्रॉपर प्लान आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, अब वोटिंग के पावर को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, यानी कि पावर ऑफ वोटिंग इज एक्चुअली द पावर ऑफ द पीपल। ओके, अब इसके बाद जब अगर हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को स्टैब्लिश करना है, चौबुर्जा राजनीति को सेटअप करना है, तो हमें अपने सैक्रिफाइसेस के लिए रेडी होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें अगर गवर्नमेंट अरेस्ट कर रही है तो जेल जाने के लिए हम रेडी होने चाहिए, यानी कि प्रेजेंट विलिंगनेस टू मेक सैक्रिफाइसेस। ठीक है, अगर हम इन सभी के लिए रेडी होंगे तभी जाकर हम पार्टी ऑफ सोशलिज्म को सेटअप कर पाएंगे, तभी जाकर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सेटअप कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय राम मनोहर लोहिया। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपके क्वेश्चन अगर आएंगे राम मनोहर लोहिया वाले पार्ट से तो यहीं से आएंगे। ठीक है, कि वो पहले कौन से पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट में थे, किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे, कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इसके अलावा बाद में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी ज्वाइन किया। अभी यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी विद इन दी कांग्रेस पार्टी। ओके, अब बाद में फिर इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जो स्प्लिट होने लगता है तो वो फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पार्ट बन जाते हैं। ओके, इसके अलावा वे कब से कब तक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, ये भी आपको जानना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, व्हाई ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द आर्गुमेंट गिवन इन द सपोर्ट ऑफ दिस नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, एंड अदर देन दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म
एंड चौबुर्जा राजनीति, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, चौबुर्जा राजनीति, एंड इससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं आप याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके देन, टिल देन बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर।